लीजिए, आरो भाग 2 के चैप्टर 3 कुंवर नारायण की जो कविता है, कविता के बहाने और बात सीधी थी, इनका सारांश हम लेकर के आए हैं। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इनकी जो 2 कविताएं लगा रखी है, उनमें से पहली कविता कविता के बहाने, इसका सारांश देख लेते हैं। ये सारांश आपको प्रश्न उत्तर लिखने में मदद करेगा, व्याख्या लिखने में मदद करेगा और MCQज प्रश्न भी आपसे अच्छे हो पाएंगे। कविता के बहाने, कविता के कवि कुंवर नारायण है। कविता के बहाने, कविता उनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो कविता के बहाने कविता है, इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कवि आज के समय में कविता के वजूद को लेकर के चिंतित है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कविता का अस्तित्व रहेगा कि मिट जाएगा, ऐसी आशंका कवि को है। कवि को आशंका है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। अलग अलग उदाहरणों से कविता के अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश कवि ने की है कि चिड़िया जब आसमान में उड़ती है तो एक निश्चित सीमा होती है, फिर वो थक जाती है। मगर कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। कविता अनंत आकाश में उड़ती रहती है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं, ये निस्सीम है। कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, इसकी महक अनंत काल तक बनी रहती है, ये अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को रस प्रदान करती है। चिड़िया के उड़ने की एक निश्चित सीमा होती है और फूल के खिलने और महक बिखेरने की भी एक निश्चित सीमा होती है, यानी समय होता है। चिड़िया उड़ रही है आसमान में, एक निश्चित सीमा तक, दायरे तक उड़ पाएगी, और फूल की खुशबू फैल रही है, वो भी एक निश्चित समय तक होगी, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन कविता आपकी ऐसे नहीं है। कविता इनसे भी बढ़ कर के है। कविता निस्सीम और कालातीत है। किसी भी काल में इसकी खुशबू कम नहीं होती है। कविता का प्रभाव किसी भी काल में समाप्त नहीं होता है। कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चों की कल्पनाएं असीमित होती है, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए किसी के भी घर में चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी तरह की सीमाओं या बंधन को नहीं जानती। वह सभी पर अपना समान प्रभाव डालती है, सबको बराबर समझती है। जैसे बच्चे बिना भेदभाव के यहाँ वहाँ खेलते रहते हैं, कविता भी बिना भेदभाव के हर वर्ग, हर जाति, हर समूह के ऊपर बराबर प्रभाव डालती है। यही कारण है कि कविता ने बच्चों के खेल और कविता दोनों को एक समान बताया। कविता चिड़िया की उड़ान से बढ़कर के है। कविता फूलों के खिलने यानी उनकी खुशबू से बढ़कर के है। वो किसके बराबर है? बच्चों के खेल के बराबर है। क्योंकि बच्चे के खेल और उनकी कल्पनाएं और कविता में कवि की जो कल्पनाएं हैं वो असीमित होती है, और दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं जानते। कोई छुआछूत, कोई भेदभाव वो नहीं करते हैं। ऐसी कविता के बहाने कविता का ये भाव है। कुंवर नारायण ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये कविता के अस्तित्व को लेकर के जो उनको आशंका थी कि कविता किसी भी देश काल में समाप्त नहीं होती। आज है, कल है, परसों भी रहेगी, और किसी भी समय में ये समाप्त नहीं होगी। कुंवर नारायण की दूसरी कविता है बात सिद्धि थी पर। इसका सारांश हम देखेंगे। बात सिद्धि थी पर कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इस कविता में कवि ने बताया है कि किसी बात को कहने के लिए भाषा की सहजता व सरलता पर जोर दिया जाना चाहिए। आप कोई बात कह रहे हैं तो उसको घुमा फिरा के नहीं कहें, सीधी सीधी कह दे तो अर्थ जल्दी दूसरे तक पहुंच जाएगा।
ताकि कविता या बात का भाव श्रोता या पाठक तक आसानी से पहुंच सके। कवि के अनुसार उनकी कविता के भाव बिल्कुल सीधे थे, जो श्रोताओं और पाठकों को सीधे समझ में आ जाते, परंतु भाषा को प्रभावी बनाने के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। जब हम अपनी बात को कहने के लिए पांडित्यपूर्ण अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा का सारा प्रभाव समाप्त हो जाता है। कवि जब कविता के बाहरी रूप अर्थात शिल्प पर अधिक बल देता तो कविता का सीधा साधा कथ्य भी सहज रूप में पाठकों तक नहीं पहुंच पाता। कविता एक तो उसका शिल्प सौंदर्य होता है, एक भावगत सौंदर्य होता है। तो जब हम बाहरी दिखावे पे ज़्यादा जोर देने लग जाएंगे तो उसका भाव समाप्त हो जाएगा। भाषा की साज सज्जा के चक्कर में कविता की आत्मा अर्थात मूल भाव अनकहे रह जाते हैं। कवि ने भी यही किया। वह अपनी बात या मनोभाव को अत्यंत प्रभावशाली भाषा में प्रकट करने के चक्कर में फंस गया। भाषा के सुधार और बदलाव पर उसने जितना जितना जोर दिया, बात उतनी अस्पष्ट होती गई। भाषा को ही महत्व देने वाले लोगों के उकसाने में आने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। अधीर होकर बिना सोचे समझे उसने बात को भाषा में बलपूर्वक स्थापित करने की कोशिश की। कैसे? कील की तरह ठोक दिया। वह अपने उद्देश्य में विफल हो गया। उसकी कविता बाहर से तो ठीक लग रही थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी। अच्छी कविता को बनाने के लिए सही शब्द का सही अर्थ से जुड़ना आवश्यक है। यानी सीधी सादी सरल भाषा में भी प्रभावी भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। उसके लिए कोई बनावटी भाषा का उपयोग करना जरूरी नहीं है। ऐसा कवि का ध्येय है। धन्यवाद।